जय हिंदू राष्ट्र। बड़ी मुश्किलों से दसियों वर्षों के बाद जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन आया। तीस्ता सीतलवाड़ पकड़ ली गई। तीस्ता सीतलवाड़ नहीं, गलत कहा, तीस्ता जावेद सीतलवाड़। ये जानकारी में होना चाहिए कि वो जावेद की पत्नी हैं। मुंबई में बहुत बड़े घर में, जिसमें 2.5-3 एकड़ का लॉन है, उसमें रहती हैं। तीस्ता सीतलवाड़ क्या हैं, कौन हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। 10 साल से सत्ता में रही केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एक बदलाव की जो लहर आई थी, ललक आई थी गुजरात से, उसको घेरने के लिए संविधान का सहारा लिया, न्यायपालिका का सहारा लिया। किसी भी राज्य के हाईकोर्ट में जज बनने के लिए 2 अनिवार्यताएं चाहिए। इनमें से एक चीज़ चाहिए कि या तो वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील रहा हो, या वो किसी राज्य का महाधिवक्ता या सहायक महाधिवक्ता हो। लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने की पार्टी में एक नेता हुआ करते थे, आफ्ताब आलम। कांग्रेस से उनकी बंधी हुई थी। तो लालू प्रसाद यादव ने सारे नियम कानून ताक पर रख के आफ्ताब आलम को बिहार सरकार का महाधिवक्ता बना दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद आफ्ताब आलम को केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पे जो एक सिस्टम बना हुआ है, कॉलेजियम, उसने जस्टिस बना के गुजरात हाई कोर्ट का जज बना दिया। कॉलेजियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये एक क्लब जैसा है, फैमिली क्लब है, जिसके ख़ानदान के लोग वही सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, वही हाई कोर्ट के जज बनेंगे, वही आपस में सारा काम करेंगे। तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊँ। उषा नाम विवाह गीत गायन कर दफा। ऊँटों के ब्याह में गधे गीत गाते हैं। और अहो रूपम अहो ध्वनि की क्या रूप है और क्या सुंदर सुर है, इस तरह के काम होते हैं उसमें। पॉलिटिशियंस के रिश्तेदार नातेदार, ये सारे लोग, सीनियर वकीलों के रिश्तेदार नातेदार उसमें लगे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी बेटी अभिलाषा कुमारी को हिमाचल प्रदेश का महाधिवक्ता बना दिया। नियम और नैतिकता ये कहती है कि मुख्यमंत्री अपने परिवार के किसी व्यक्ति को लाभ के पद पर नहीं नियुक्त करेगा। कुछ समय बाद अभिलाषा कुमारी जस्टिस अभिलाषा कुमारी बन के गुजरात हाई कोर्ट में जज बन गई। उत्तर प्रदेश के एक नेक नाम सुनाम धन्य जस्टिस माथुर थे। उनके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत चर्चाएं होती हैं। उन्हें भी गुजरात में जज बना के भेज दिया गया। अब इसके बाद तीस्ता, जावेद सीतलवाड़, शबनम हाशमी और इस किस्म के लोग, और इनके साथ ये तो न्यूक्लियस हुए, इनके सपोर्ट के सिस्टम, जैसे भारत में इस समय जावेद अख्तर और नसरुद्दीन, और उससे पहले शबाना आज़मी और वो इस तरह के लोग, इन लोगों को खड़ा किया गया। केंद्र की सरकार यानी मनमोहन सरकार ने तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ, उनके पति जावेद के एनजीओ को 80 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया। कितनी मजेदार बात है, एक एनजीओ को 80 करोड़ का योगदान। शबनम हाशमी के एनजीओ को 60 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान दिया गया। और इस पैसे का उपयोग करके गुजरात सरकार को घेरने, उसकी सांसें बंद करने, उसकी दुर्गत करने, उन्हें सताने के लिए किया गया। इनकी जब एनजीओ की छान फटक हुई तो मालूम पड़ा कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति ने एनजीओ को मिले पैसे का उपयोग शराब पीने में, और यहाँ तक कि बिल्कुल पर्सनल सैनिटरी नैपकिन जैसी चीज़ें चेक से खरीदी गई। ये सारी चीज़ें निकल के आई। आज तिल मिला के कहती हैं कि हमारे बारे में और महिला और अधिकार पर बात की जाती है, मगर एनजीओ के पैसे व्यक्तिगत कामों में प्रयोग नहीं हो सकते। ये एक नियम है, तो इसकी छान फटक तो होगी। आरटीआई में सारी चीज़ें साबित हुई हैं।
अब एक मज़ेदार बात ये कि जैसे ही तीसरा सीतलवाड़ या शबनम हाशमी मोदी के खिलाफ या और भाजपा की सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कोई याचिका दायर करती थी, तो वो सीधे आफ्ताब आलम की बेंच में जाती थी, या जस्टिस अभिलाषा कुमारी की बेंच में जाती थी, या जस्टिस माथुर की बेंच में जाती थी। अदालतें हैं मुखालिफ, मेरा ही शेर है, अदालतें हैं मुखालिफ तो फिर गवाही क्या, अदालतें ही विरोधी हैं तो गवाही क्या, सजा मिलेगी मुझे मेरी बेगुनाही क्या। गुजरात हाई कोर्ट में बैठे तमाम दूसरी जस्टिस की बेंच में ये याचिका नहीं जाती थी। उसके बाद जब गुजरात सरकार गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने लगी, यहाँ हार गई तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो मनमोहन सरकार के इशारे पर जस्टिस आफ्ताब आलम को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर वहाँ भी यही होता था कि शबनम हाशमी और तीस्ता जावेद सीतलवाड़, तीस्ता जावेद क्या नहीं काफ़ी है, सीतलवाड़ क्या ज़रूरत है, पता होना चाहिए कि हर याचिका जस्टिस आफ्ताब आलम के बेंच में जाती थी। यानी याचिकाकर्ता, न्यायाधीश, सब कुछ मिला हुआ, सब रंगे सियार नीले। फिर उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस एम.बी. सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को पत्र लिखा और ये कहा कि कोई भी याचिका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाती है, उसके बाद वे कंप्यूटराइज तरीके से किसी भी जज की बेंच को भेजी जाती है। ये कैसे संभव हो रहा है कि गुजरात सरकार और मोदी के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं वो सारी की सारी आफ्ताब आलम के बेंच पे जा रही हैं? वहां क्यों पहुंच रही? को कारण जस्टिस एम.बी. सोनी ने इन कांग्रेसी जजों के तमाम फैसलों की विस्तृत विवेचना करके भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज को सवाल भेजे और उनसे पूछा कि आपको लगता है क्या उन्होंने सही फैसला दिया। अब इसके बाद गले गले आ गई, सच बोलना चाहिए, गले गले आ गई नहीं, इसके बाद फट के गले तक आ गई। और इनके कुकर्मों को देखिए, जस्टिस आफ्ताब आलम की सगी बेटी आरुषि आलम तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ में नौकरी करती थी और तीस्ता सीतलवाड़ की हर याचिका उसके बेंच में जाती थी। ये एक सामान्य नैतिकता है कि अपने परिवार के किसी को लाभ हो रहा हो किसी कंपनी से, किसी एनजीओ से या किसी सिस्टम से, तो उसकी खिलाफ या उसके पक्ष की याचिका जज नहीं सुनेगा, जज पीछे हट जाते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस आफ्ताब आलम को तीस्ता सीतलवाड़ की हर याचिका नॉट बिफोर मी कर देनी चाहिए, एक टेक्निकल टर्म है, क्योंकि उनका इसमें सीधे सीधे हितों का टकराव था। लेकिन जस्टिस आफ्ताब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसी व्यवस्था बना दी कि तीस्ता सीतलवाड़ की हर याचिका गैर कानूनी तरीके से उन्हीं की बेंच में आती थी। अब तीस्ता सीतलवाड़ दबोच ली गई हैं, धर ली गई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उनका नाम दिया गया है कि इन्होंने झूठे सबूत बनाए, तथ्यों से छेड़छाड़ की और संवैधानिक नैतिकता को भ्रष्ट करके लोगों को दबोचने का काम किया। अब जिन पत्रकारों ने इसको लेकर हंगामा मचाया, जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस माथुर जैसे जज जो जजी के नाम पर, जुडिशरी के नाम पर कलंक हैं, जिन्होंने पूरी तरह से बायस्ड होकर काम किया, उनके नाम सामने आने चाहिए, उन वकीलों के नाम सामने आने चाहिए। आप समझ रहे होंगे कांग्रेस के कौन वकील थे जो ये सब काम कर रहे थे, धूर्त लोग जो रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवा सकते हैं, इतनी क्षमता है उनकी। वो फोन करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रात में बैठ जाते हैं। इन लोगों को कांग्रेसी और जिहादी मिलकर इन सबको सिस्टम को खराब करना चाह रहे थे। वो सिस्टम जो चुनकर आया था, जिसे सरकार जनता ने वोट दिया था, उस सिस्टम के खिलाफ जुडिशरी को और राजनीतिक हितों को लेकर अपनी घेराबंदी हो रही थी। अब अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने तीस्ता जावेद सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट, ये बहुत चंडाल आदमी है, इसने अहमदाबाद के दंगे में झूठी गवाहियाँ दी, झूठी बातें की, मगर
इसके समय के एक जेल में मृत्यु पर इसने किसी को मारा पीटा था, वो मर गया था, तो अब ये आजीवन कारावास भुगत रहा है। उसके खिलाफ आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बना के साजिश के तहत गलत प्रोसीडिंग शुरू कराने का मामला दर्ज किया है। संजीव भट्ट तो जेल में ही है, आरबी श्री कुमार, तीस्ता जावेद और जावेद उसका पति, इन सब लोग ये संजीव भट्ट के पड़ोस में होने चाहिए। मगर सच कैसे आएगा? सच बाहर निकालने के लिए आवश्यक है कि जिस तरह से, बल्कि इसे इस तरह से कहना चाहूंगा, तीस्ता सीतलवाड़ तो खुद ही मगरमच्छ है, मगर इसके पीछे जो शार्क और व्हेल हैं उनसे पूछताछ प्रज्ञा भारती जी के साथ जैसे पूछताछ बरसों हुई है। उस अबोध सन्यासिन को जिस बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, उसी शैली में 3rd डिग्री में प्रताड़ना मिलनी चाहिए। तब इनके हलक से जबान खिंचेगी, तब ये सच निकालेंगे। इसके पीछे सामान्य नहीं, कांग्रेस का पूरा सिस्टम, इस्लामियों का पूरा सिस्टम लगा रहा है। गुजरात सरकार घेरने का मतलब था कि राष्ट्रवादी सोच जहां जहां स्थापित हो रही, फैल रही, उसको गर्भ में ही कुचल देना। शुरुआत कहां से हुई? गुजरात के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता चलूं। ये जो 75 का जेपी का आंदोलन है, इसकी शुरुआत कहां से हुई थी? गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी, वहां गुजरात नवनिर्माण का आंदोलन शुरू हुआ। गुजरात का सारा शराब का व्यापार, गुंडागर्दी, माफियागर्दी सारी जिहादियों के हाथ में थी, इस्लामियों के हाथ में थी। हर 6ठे महीने अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, जहां भी इस्लामी बस्तियां, वहां दंगे होना मामूली बात थी, कर्फ्यू लगना मामूली बात थी। गुजरात के लोग तंग आ चुके थे, उसके खिलाफ एक आंदोलन चला। वही आंदोलन बढ़कर जेपी का आंदोलन बना। भाजपा ने वादा किया कि वो सरकार में आएगी तो ये जो माफिया है, इस्लामी माफिया, ये बंद किया जाएगा। कुछ एमपी आए, एमएलए आए उनके, अगले चुनाव में और जोर शोर से काम किया, सरकार आ गई, उन्होंने ये करके दिखाया। इसमें वोट देने वाले मुसलमान भी थे, क्योंकि वो चौथ वसूली तो मुसलमान दुकानदार से भी होती थी, हफ्ता तो उससे भी लिया जाता था, सब्जी वाले की सब्जी छीनती थी, फल वाले से फल छीने जाते थे। वो सारे सिस्टम को बीजेपी ने रोक लगाई। चूंकि इस्लामी माफिया को चुनौती दी थी, यही तो शिवसेना को भी लाभ हुआ था महाराष्ट्र में। 90 में दंगा जब किए थे, उसके परिणाम से तो वही स्थिति गुजरात में थी। यहाँ भाजपा ने बागडोर संभाली और उसका नतीजा ये निकला कि उसका विश्वास बैठा, सरकार बदली, मोदी जी आए, उनके खिलाफ इशारा, उनके समय में दंगा हुआ, अहमदाबाद में झड़प हुई, और अहमदाबाद में जाफरी की बीवी, वो भी इसमें लगी रही है, ये सारे काम करती रही है। इनको सबको सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। यानी आप जो कुकर्म करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, उसको जस्टिफाई किया जाएगा, एक निरपराधी सताया जाएगा। सिस्टम आपके खिलाफ चल रहा है तो उस सिस्टम को भी दबोचा जाएगा। इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की जाएगी। आपको ध्यान होगा, सोनिया गांधी के समय में यह कानून आ रहा था कि कहीं भी दंगा होगा, सांप्रदायिक दंगा होगा, तो हिंदुओं की जिम्मेदारी होगी ये साबित करने की कि वो दंगे के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोई भी मुसलमान आरोप लगा दे तो सफाई देने, मतलब उसका काम आरोप सिद्ध करना नहीं है, जिस पर आरोप लगाए वो सफाई देगा, वो साबित करेगा कि वो दंगा नहीं कर रहा है। इस भारत में हिंदुओं के सांसों को बंद करने का ऐसा पाप जैसा काम कांग्रेस की सरकारों ने किया है। ये पूरी एक सतत कीचड़ भरा नाला है।
गांधी नेहरू शुरुआत नहीं है, और पहले से हुआ है, मगर ये सारे लोग, और ये लगातार चलता आ रहा है। भाजपा यूं ही नहीं आई है, हिंदू तिलमिला उठे हैं। परेशान किस हद तक किया है, सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री को दबोच के सवाल पूछे जा रहे हैं, सारा सारा दिन बैठाया जा रहा है उसको। वर्तमान गृह मंत्री अपने राज्य से बाहर कर दिया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं, जिसकी राजनीति का आधार गुजरात है, उसे गुजरात से बाहर कर दिया। ये जस्टिस आफ्ताब आलम और ये अभिलाषा कुमारी और ये जस्टिस माथुर, ये किस लेवल के लोग हैं। आप समझ सकते हैं कि आज भी जो फैसले आ रहे हैं, क्योंकि ये जस्टिस सब पुराने ही चल रहे हैं, नए नहीं आए हैं अभी तो अधिवक्ता बनाए गए हैं, उसके बाद इनको जस्टिस बनाया जाएगा, राष्ट्रवादी विचार के लोगों को लाना। मगर सिस्टम इतना करप्ट है, इतना ज़्यादा खराब है, उसको और बिगाड़ने का एक मुख्यमंत्री अपनी पुत्री को आगे बढ़ा सकता है। किस हद तक है। एक तरफ गुजरात के मुख्यमंत्री को देखिए, उसके भाई कबाड़ी का काम करते हैं, छोटे मोटे व्यापार करते हैं, एक पलक हिला दे तो घर सोने के ढेर से भर जाए। मगर जिसका जो कार्य है, मोदी मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बने थे, मोदी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बने, राष्ट्र की चिंता, शुचिता, आर्थिक शुचिता, अच्छा व्यवहार, सबको जस्टिस, सबका काम, ये कौन करेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितना समय हमने क्या क्या झेला है। एक अच्छी बात है कि अब थोड़ा अंतर आ रहा है, हमारे पास अपनी बात कहने का रास्ता है, हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, और अब किसी तरह से बदलाव आ रहा है, घिर रहे हैं, मगर सच निकलवाना है तो पूरी दृढ़ता के साथ निकलवाना पड़ेगा। प्रज्ञा जी के साथ, एक निरपराध अबोध सन्यासिन के साथ, वो गेरुआ वस्त्र पहनती हैं, हम देखते ही प्रणाम करते हैं। वो हमसे आधी चौथाई उम्र की होंगी या तिहाई उम्र की होंगी, मगर वो पूजनीय हैं, प्रणम्य हैं, इसलिए कि उन्होंने अपने जीवन को, सुखों को छोड़ के अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित कर दिया। उन जैसे लोगों को कितना सताया गया है, अपाहिज हो गई हैं, चल नहीं सकती। ये जिन्होंने जानबूझ के ये चांडालपना किया है, जिन्होंने पूरे सिस्टम को करप्ट किया है, और इनको 80-80 करोड़ केंद्र सरकार ने पैसे दिए हैं, इतना इनके साथ हुआ है, तो अब इनको चुकता करने का नंबर आ रहा है। बढ़िया ढंग से इनका हिसाब होना चाहिए। जेल में रहना स्वयं में बढ़िया तबीयत हरी करने वाला काम है, मगर ये अपने पापों के लिए, अपने धत कर्म के लिए, अपने दुष्कर्म के लिए इनको पक्की सजा मिलनी चाहिए। यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।